माइंडफुलनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ के लिए? बेसिकली हमने ये जहन में रखना है कि हमारा दिमाग जो है, हमारी सोचें, ये सारा कुछ जो है, ये हमारा एक बाग है। जिसके अंदर फूल, पौधे, घास, हर चीज़ मौजूद है। कंसेप्ट जो होता है वो यही होता है कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। माइंडफुल मीन्स पॉजिटिवली उसके बारे में सोचें। कौन से पेशेंट ज़्यादा आपके पास आते हैं? किस तरह के ट्रॉमास को आप हील करती हैं? 3-4 साल पहले तक भी फीमेल मोस्टली आ जाती थी, मेल नहीं आता था। कपल में से कोई एक भी आ जाता है तो बेहतरी का रास्ता खुल जाता। ऑनलाइन जब काम शुरू किया, बहुत कम लोग थे जो कि इस तरफ आते थे। अब हम देखते हैं कि अब हर शख्स इस पर बात कर रहा है। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि अब लोग अपनी ज़हनी सेहत के मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं। ये हमारी कौम के लिए बेहतरी की निशानदही है। ये क्लियर कर दें कि रियल में जो डिप्रेशन में होते हैं, कोई चीज़ें, कोई अलामात जिससे पता चले। अब ये एंजाइटी क्या है? डिप्रेशन पास्ट का होता है और एंजाइटी फ्यूचर की होती है। एंजाइटी इज़ अ फियर। डिप्रेशन के साथ जब कोई आता है ना, तो उसके चलने फिरने, उठने बैठने के अंदाज से ही हमें फील हो जाता है कि वो लो मूड में है। एंजाइटी में जो आता है उसकी एनर्जी हाई होती है, वो बेचैन होता है। गुस्सा जो है ये एक हेल्दी इमोशन है। एक्सरसाइज हमसे शेयर करें जो ओवर थिंकर स्पेशली हैं, उसको कंट्रोल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। हम एक और पॉडकास्ट में आपके साथ हैं और आपको पता है कि हम आपकी हेल्थ से जुड़े तमाम मसलों का हल पॉडकास्ट में लेकर आते हैं और हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके फ़िज़िकल हेल्थ हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो या आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो, वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देते हैं। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, मुझे खुशी इस वजह से ज़्यादा होगी या ये पॉडकास्ट इस वजह से मेरे दिल के ज़्यादा करीब होगा बिकॉज आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर। हम लोग फिज़िकल पेन को तो बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं कि अगर हमें कहीं चोट लगी है फिज़िकली तो हमें पता है कि दर्द हो रही है, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ को हम बिल्कुल इग्नोर लिस्ट पर रखते हैं। तो हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस तहमीना यासर मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप गुड हैं और आपने हमारे व्यूवर्स को गुड करके जाना है। और हमारे मैं इस वजह से बोला कि मुझे इतनी खुशी हो रही है आपके साथ ये पॉडकास्ट करते हुए, क्योंकि यूजुअली मैं बाहर देखती हूँ, बाहर एक बच्चा जब स्कूल जा रहा है ना, उसकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज तब से रखा जा रहा है कि ये फ्यूचर है और इसकी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। हम तो बुढ़े भी हो जाते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ पे कुछ पता ही नहीं होता, और उसके बाद हमें डिप्रेशन भी है, हमें डायबिटीज़ भी है, हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारे अंदर इनर ट्रॉमास हील ही नहीं हुए और ये सब कुछ चल रहा होता है। तो मुझे प्लीज़ बताइए कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट कौन से पेशेंट ज़्यादा आपके पास आते हैं, किस तरह के ट्रॉमास को आप हील करती हैं? हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स हर आस्पेक्ट पर इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं तो आते हैं, लेकिन आजकल अगर मैं बात करूं तो आजकल कपल काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और जो बेहतरीन चीज़ है वो ये कि कपल काउंसलिंग में कपल यानी दोनों पार्टनर्स आ रहे हैं, और ये चीज़ पहले नहीं थी। आज से अगर मैं 3-4 साल पहले भी देखूँ, इसलिए कि मुझे तकरीबन 25 ईयर्स हो गए हैं इस काम में, तो 3-4 साल पहले तक भी फीमेल मोस्टली आ जाती थी, मेल नहीं आता था। अब ये होता है कि अब दोनों मोस्टली आ रहे होते हैं और कभी कभार एक भी आ जाता है। लेकिन एक चीज़ जो कि कपल काउंसलिंग के लिए मैं बताना चाहूँ वो ये कि जब कपल में से कोई एक भी आ जाता है तो बेहतरी का रास्ता खुल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, वरना यूजुअली जैसे आपने बोला ना कि कपल में से हमेशा फीमेल वांट्स टू स्टेप इन, लेकिन लड़कों का ईगो इतना बड़ा होता है, वो कहते हैं किसी को पता चल गया तो वो कहेंगे हम कोई पागल हैं जो हम जा रहे हैं, या हमसे एक रिलेशनशिप नहीं बनाया जा रहा, हम क्यों जाए। लड़कों के बड़े ईगो में आता है ना कि किसी को पता ना चल जाए। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ सोसाइटी में ऐसा चेंज हुई है जिससे अब दोनों मूव इन कर रहे हैं और आ रहे हैं, स्टेप इन कर रहे हैं काउंसलिंग की तरफ? इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। मैंने तकरीबन ऑनलाइन जब काम शुरू किया तो 2013-14 में मैंने जब स्टार्ट किया ऑनलाइन काम, तो उस वक्त पे बहुत कम लोग थे जो कि इस तरफ आते थे। और अब हम देखते हैं कि अब हर शख्स इस पर बात कर रहा है। आप मीडिया को देखें, हर एक जो प्लेटफॉर्म है उस पे मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है। तो अवेयरनेस ही होती है जो कि हमें आदी बनाती है
कि ओके दिस इज़ अ नॉर्मल टॉपिक टू टॉक अबाउट। यस इससे पहले क्या होता था, इसका वो स्टिग्माटाइज किया हुआ होता था कि भाई मेंटल हेल्थ पे बात नहीं नहीं करनी। करनी। यस तो अब भी कई लोग ऐसे हैं जो कि नहीं करते, लेकिन मोस्टली लोग, और ख़ासतौर पे यंग जनरेशन मैं देखती हूँ जो अब इस वक्त पे अपने टीन एज में है, जो 20s में है, Gen जो Z, 30s में भी हाँ। हैं, वो भी इस तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन जो 40s वाले हैं वो एक ही ट्रैक पे वो चल रहे हैं। नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल हम कोई पागल है, हम पागल लगते हैं, हमने पूरी हाँ ज़िंदगी गुजार ली है। अच्छा, हाँ यही बात मैं कि पहले ऐसा होता था कि यूजुअली अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या कुछ, अनटिल अनलेस कोई बहुत ब्रेन हैमरेज हो गया, कोई बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, तब साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते थे हम्म, और कहा जाता था कि नहीं, हम पागल हैं जो हम जाएँ। ये बड़ी एक मिथ है कि हम्म, आप अपने ट्रॉमा को या आपकी प्रॉब्लम को एक डॉक्टर के पास ही जाएँगे ना, उस पे जाने की बजाय। अब आई एम श्योर आपने ये बहुत कुछ देखा होगा, तो हाँ। हमें वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि लोगों का क्या एज़ अ साइकोलॉजिस्ट के साथ क्या-क्या ख़्यालात जुड़े होते हैं? देखिए बहुत से हैं मेंटल हेल्थ के इश्यूज जिनको रिलेट कर देते हैं रिलीजन के साथ, ओह! जिनको रिलेट कर देते हैं अपने कम इल्मी की वजह से कि तुम खुद कोशिश नहीं कर पा रहे हो। जैसे जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उसको कहते हैं कि डिप्रेशन क्या है, तुम कोशिश करो, तुम खुद ही कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश करोगे तो बेहतर होगे ना, तुम्हारे अंदर कोई अर्ज ही नहीं है कोशिश करने की। इसी तरह से जब किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में से कुछ होते हैं साइकोटिक फीचर्स, यानी कि जैसे कोई दौरा पड़ गया, कुछ हो गया, तो उस पे वो जिन्नों का साया हो गया है, माय वो गॉड! दूसरी साइड पर ले जाते हैं, फिर वो उस तरह की चीज़ों पे लग जाते हैं, वो दम दरूद पे लग जाते हैं। बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि नेग्लेक्ट हुए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी, मेंटल हेल्थ को भी ऑब्वियसली और अपनी ओवरऑल ज़िंदगी पूरी को पूरी भी। ज़िंदगी को। इट्स अ वन टाइम लाइफ और उसको भी हम इस तरह। अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल अल्फाज में पूछूं, अब तो हर छोटी चीज़ को लोग कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन। तो हमें ये क्लियर कर दें कि रियल में जो डिप्रेशन में होते हैं, कोई 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 चीज़ें, कोई अलामात जिससे पता चले कि भाई ये इंसान शदीद डिप्रेशन में है, ये मजाक नहीं कर रहा। आई एम श्योर आपने हुँ, ऐसे केसेस देखे होंगे। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। बच्चों के एग्जाम ना आए, हम डिप्रेशन में है, ब्रेकअप हो गया, हम डिप्रेशन में है, अम्मा अब्बा ने हमें पसंद की चीज़ नहीं दिलाई, हम डिप्रेशन में है। अब तो ऐसे ये ही। हर चीज़ एसोसिएट है हाँ, डिप्रेशन वो से। तो बस एक लेबल लगा लगा लेते हैं दिए। अपने आप को जस्टिफ़ाई करने के लिए कि भई हमारी प्रॉब्लम रियल है। रियल है, हाँ। लेकिन डिप्रेशन की जहाँ बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पे जब सिविरिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, यानी आपको, वैसे तो हम कहते हैं कि मॉडरेट लेवल के इश्यूज़ हों तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। माइल्ड पे आप प्रिवेंटिव कर सकते हैं। ओके। मॉडरेट लेवल से जब सिविरिटी ज़्यादा होती है तो फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, यानी वो डिप्रेशन की वजह से अपने रूटीन के काम जो हैं वो नहीं कर पा रहे होते, भूल जाते हैं या कर नहीं पाते? कर नहीं पाते, दे ओके। डोंट फील लाइक कि उनके अंदर हिम्मत है कुछ करने की, ओके। इतनी अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस करते हैं कि उनसे उठना भी कई दफ़ा मुश्किल उनके माय लिए हो गॉड। जाता है। कई तो ऐसी कंप्लेंट्स भी करते हैं कि मेरे से आंखें नहीं खोली जाती कि मैं कुछ कर सकूं, यानी सिविरिटी लेवल जितना बढ़ता जाएगा उतना इश्यूज़ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये इश्यूज़ जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ जो डिप्रेशन को साबित करने के लिए, या डिप्रेशन में एक शख्स है ये चीज़ साबित करने के लिए होता है, वो होता है कि सैडनेस, लो मूड, विदाउट एनी रीज़न आप खुश नहीं हो पा रहे। अक्सर लोग मेरे से ये कंप्लेन करते हैं कि जैसे मैं पहले खुश होती थी, आज मैं वैसे खुश नहीं हो पाती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे से वो खुशी मैं वो फ़ील नहीं कर पाती। तो ये एक टिपिकल सिम्पटम है जो कि बताता है कि आपका लो मूड, सैडनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब आप कोई भी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी जो है उसमें अच्छा फ़ील ही नहीं कर पा रहे। फिर इसके अलावा डिप्रेशन के सिम्पटम्स जो हैं उसमें हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस आ जाती है, यानी उम्मीद ख़त्म होगी, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आजकल आपने यंग जनरेशन को देखा होगा, अक्सर लोग ये बात, बच्चे ख़ास खत्म तौर पे बात कर रहे होते हैं, लाइफ में। क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का, ज़िंदगी में हाँ। कुछ भी नहीं। तो बेसिकली ये डिप्रेसिव सिम्पटम्स हैं जो कि एक इंसान को फ़ील कराते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा हेल्पलेसनेस में आ जाता है, यानी कि
मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे बस में तो कुछ भी है नहीं है, मेरे से तो उठा भी नहीं जाता। फिर कम आएगी, यानी आपकी वर्थलेसनेस, अपने आप को लो फील करना कि मेरे अंदर I'm तो not worthy, मैं तो हूँ ही नहीं, कुछ किसी बिल्कुल। काबिल नहीं हूँ। हाँ, यानी कि मेरे 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 बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि कुछ कर सकूँ। शायद कि कई लोग अल्लाह से रिलेट कर देते हैं कि हाँ। अल्लाह ताला के ने मुझे शायद सज़ा दी है, पता नहीं क्या मसला था जिसकी वजह से सज़ा दी है। लोग भी इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। राइट। लेकिन बेसिकली जब भी ये बातें की जाती हैं तो हम ये बात नहीं समझते कि डिप्रेशन इज़ अ रियल डिज़ीज़, ये रियल प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमारे दिमाग के अंदर केमिकल्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और जितना इम्बैलेंस बढ़ता जाता है उतना डिप्रेशन बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत। अच्छा, डिप्रेशन आपने हमें बड़े खूबसूरत तरीके से समझा दिया। अब ये एनजाइटी क्या है? अगर मैं पूछूं, एनजाइटी भी बहुत ज़्यादा और यूथ को ही है, मुझे लगता है सारे मसले यूथ को है। बहुत ज़्यादा ना एनजाइटी में जा रहे हैं, आप एनजाइटी में जा रहे हैं। तो हमें ज़रा हमारी यूथ को समझा दे जो अपने आप को हर वक्त एनजाइटी में भेज रहे होते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ एनजाइटी, जैसे आपने डिप्रेशन समझा दिया हमें। हाँ, इसमें एक मज़े की बात पहले मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग चाहे उनको प्रेस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ हो, वो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। हाँ। मोस्टली लोग कहते हैं डिप्रेशन है। जब हमारे पास आते हैं, हम उनका ऑब्ज़र्व करते हैं, पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं। दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन दोज टू। यस, तो यस। इसमें सबसे ज़्यादा क्लियर एक सिंपल जो एक है रूल, वो ये होता है कि डिप्रेशन पास्ट का होता है और और एंग्जाइटी फ्यूचर की होती है। एंग्जाइटी इज़ अ फियर कि ये ना हो जाए, वो Fear ना of हो जाए, future. ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। तो इस फियर के साथ जो लोग जीते हैं, जो लोग फियर रखते हैं कि जो जाएगा, फ्यूचर ये है हो वो तो जाएगा। बहुत ही ख़राब होगा, हाँ। ये तो तबाही आ जाएगी, जैसे जंग हो रही है तो जंग के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यानी जो फियर होता है वो भी 3 हवालों से होता है। एक होता है कि मैं अपनी ज़ात के लिए फियर महसूस करूँ, शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक फियर होता है जो अपने लव्ड वंस के लिए हम फील करते हैं कि मेरे प्यारों को कुछ ना हो जाए। और एक होता है वर्ल्ड का कि दुनिया में तबाही आ जाएगी, ये हो जाएगा। ये तीनों तरह के फियर्स जो हैं, ये इंसान को आज में खुश नहीं रहने देते। और ज़िंदगी तो आज में ही आज है। में ही है। एग्जैक्टली, प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। ये बताए, अच्छा, लाइक अगर मैं आपके पास एक सब्जेक्ट हूँ, मैं आई हूँ आपके पास, तो किस तरीके से डिफरेंशिएट मुझे आप करेंगे? कोई भी है, मैंने एग्जांपल अपनी इस वजह से दी कि मैं सामने हूँ ताकि समझने वाले को आसानी हो जाए कि इसको डिप्रेशन है या एंजाइटी है या फिर ऐसा ट्रॉमा है जिससे हील नहीं हुए। समटाइम ऐसा होता है ना, पीपल आर रियली गुड टू हाइड इट, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये एक चीज़ उनके साथ चल रही है। आप कैसे उसको, उस जख्म को कुरेदते हैं कि ये हील हो सके? देखिए, डिप्रेशन के साथ जब कोई आता है ना, तो उसके चलने फिरने, उठने बैठने के अंदाज से ही हमें फील हो जाता है कि वो लो मूड में है, ओके। वो हाई एनर्जी नहीं है उसकी। एंग्जाइटी में जो आता है उसकी एनर्जी हाई होती है, वो बेचैन होता है, वो आराम से बैठ भी नहीं पाता, वो हिल रहा होता है मोस्टली। ठीक है। अब जहाँ पर ट्रॉमा की बात आ जाती है ना, तो ट्रॉमा जिसका होता है वो बातों को घुमाता है, बातों को घुमाता है। हाँ, यानी वो फर्स्ट सेशन में वो कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने ट्रॉमा को, तो वो उससे जब बात करते हैं तो वाज़े तौर पे पता चलता है कि बचपन में या पास्ट में कुछ हुआ है, लेकिन वो चीज़ वो कहते हैं कि नहीं, चलें छोड़ें, कुछ और बात करते हैं। अच्छा, हाँ हुआ, ठीक है, कुछ नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई। बेसिकली वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हमने प्रोब करना होता है। हम उनसे फर्स्ट सेशन में तो ख़ास तौर पे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्रोब ना करें, हम जो वो बताना चाहते हैं वो सुने और फिर उसको असेस करके हम फिर सेकंड सेशन में उनसे फिर अपने तरीके से प्रोब करते हैं। हमें पता चलता है कि बचपन जो था वो बहुत ट्रॉमेटिक था, वालिदैन हर वक्त लड़ते रहते थे, मसले मसाइल थे, यानी इस तरह के केसेस अक्सर आते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के अलावा वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये जो सपोज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर अक्सर उन लोगों को होता है जिनका चाइल्डहुड बहुत बुरा गुजरा होता है। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिस शख्स को होता है उसके लिए हेल होता है क्या ये बॉर्डरलाइन? इसमें ये होता है कि योर इमोशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल। आपको गुस्सा आया, आप इतना फ्लेयर अप हुए कि आपने चीज़ें तोड़ दी, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया, यू डोंट नो। आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा मैंने तो इतना कुछ कर दिया, और फिर शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी से और ज़्यादा लो फीलिंग आती है कि अच्छा मैं इतनी बुरी हूँ,
मैं इतना बुरा काम कर रही हूँ। हम्म, लेकिन इंसान अपनी इमोशंस और इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती है ना, उन पे बिल्कुल उसका कंट्रोल नहीं होता। वो हर राइट। चीज़ में अपनी ज़ात को क्वेश्चन करता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा होता है, जजमेंट इतनी ज़्यादा होती है अपनी, कि वो समझते हैं कि शायद उनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कि बचपन से उनके वालिदैन ने, फैमिली ने उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दी दी होती है। होती है। तो वो रिजेक्शन उनके अंदर थी और उसके साथ वो बड़े हुए हैं, और बड़े होकर भी वो अपने आप को रिजेक्ट ही कर रहे हैं, इसलिए कि उनको ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला। हम्म, आप देखें ना, आपका घर का माहौल अगर अच्छा नहीं है, आपके घर में सुकून नहीं है, तो आप किस तरह से अपने ज़हन को मजबूत रख सकते हो, जब तक कि आप अपनी थेरेपी नहीं नहीं करते। लेते। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये चीज़, और थेरेपी पे आपको पता है कि अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पॉइंट सम % होंगे आहिस्ता टोटल आहिस्ता अवेयरनेस, पॉपुलेशन में। दैट्स वाई ना कि हम बात कर रहे हैं ताकि लोग रिलेट कर सकें, लोग आपके पास आपको राब्ता कर सकें कि भाई ऐसा हमें ही है। ये इश्यूज़ हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें नहीं पता किससे डिस्कस करें। समटाइम ऐसा होता है आप खुल के शायद अपनी फैमिली को भी एक्सप्रेस नहीं कर हाँ, पाते, आप खुल के अपने पार्टनर को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और आप अपनी कोई ऐसी चीज़, कोई वीक पॉइंट नहीं दे पाते कि भाई हम अपने इन लॉज में बताएं कि जी हम थेरेपी ले रहे हैं, वो कहेंगे ये पागल है। ख़वातीन का तो स्पेशली ये भी होता मिसयूज़ है हो ना, जाते हैं ना। मिसयूज़ हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ी बहुत बड़ा फ़ियर होता है ये मिसयूज़ एग्जैक्टली। होने ओ का। माय और गॉड। वालिदैन से भी, यानी बच्चे कहते हैं, हम कहते हैं ना कि वालिदैन के साथ अपना ताल्लुक मज़बूत रखें। हाँ, वो कहते हैं एक बात उन्हें बताएँ तो वो सारी ज़िंदगी उसको हमें बार-बार सुनाते हैं हाँ। कि अच्छा तुम्हारी तो ये सोच है, अच्छा हम्म, तुम तो ऐसा सोचते हो। तो वालिदैन जो हैं वो भी अपने प्रेशर्स, अपने इश्यूज़ की वजह से बेशक कर रहे हों, हम्म। लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट उनकी कर अपनी रहे हैं। थेरेपी नहीं हुई ना, तो आगे बच्चों में भी तो वही जाएगी। अब बच्चे बिल्कुल ऐसा थेरेपी ही नहीं है। लेंगे तो आगे बच्चों में ये तो हाँ, जनरेशन वो वेल्थ की तरह चलता जाता है, बिल्कुल और इसको ऐसे ही कहीं तो है। स्टॉप करना है। अच्छा, ये बिल्कुल। गुस्सा एक ऐसी आदत है, हम इसको एक ट्रेट, एक एक खूबी, या एक कह दे कि ये एक ऐसी एक ट्रेट है जो कि आपके बॉडी के अंदर या पर्सनालिटी के अंदर, या ये बहुत गुस्से वाला है, ये क्या नॉर्मल है, ये साइकोलॉजिकल इशू है, या फिर ये नॉर्मल कोई गुस्से के बहुत तेज़ होती है? ये समझा देखिए, दें। एक तो ये होता है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे मैंने बात की ना, आपके ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, उनमें इतना इम्बैलेंस है, दैट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। ओके। तो वो लोग जो हैं, वो उनको फिर हम डायग्नोज़ करते हैं और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, यानी उनको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, थेरेपी की ज़रूरत ओके। होती है। लेकिन अदरवाइज़ जो बात होती है कि जी इसका गुस्सा बड़ा तेज़ है, हम्म, तो ये लर्न्ड बिहेवियर होता है। गुस्सा जो है ये एक हेल्दी इमोशन है, ओह, अगर उसको हम सही तरीके से यूज़ करते हैं। राइट। हम उससे अब्यूज़ कर रहे होते हैं लोगों को। हाँ। हम उसे जब सही तरीके से यूज़ करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, यानी कि मुझे किसी ने कोई बात की और मुझे जोश आया कि नहीं ये तो इसने गलत बात की है, और मैंने सोचा कि अब मैं अपने आप को और कैसे बेहतर करूं कि मैं उसके सामने ये प्रूव कर पाऊं कि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से लेकर चल रही हूं, या सॉल्यूशन जो है वो मिल रहा है, या मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैं एंगर शो कर रही हूँ, मैं स्मूथली अपनी उस इमोशन को यूटिलाइज कर रही हूँ। अच्छा मैम, वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कॉल है कि जैसे आपके ख़यालात हैं वैसे ही आपके हालात हैं। तो हम चाहे एंजाइटी में हैं, चाहे डिप्रेशन में हैं, क्या रियलिटी में भी ये हमारे ख़यालात हैं ज़्यादा हालात से ज़्यादा इसी तरह है? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत खूबसूरत बात है, इसलिए कि इसमें हमें ये बात पता चलती है कि ख़यालात जो कि हमारे ज़हन के अंदर हैं, उनकी वजह से अगर हम डिप्रेशन, एंग्जायटी या किसी भी साइकोलॉजिकल इशू को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जब हम हालात पे डालते हैं तो फिर क्या होता है जी, ब्लेमिंग अदर्स, हाँ, हालात ही ऐसे ऐसे हैं, थे, लोग हाँ। ही ऐसे हैं, सब मेरे साथ ऐसा करते हैं, और आप देखोगे मोस्टली लोग यही बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे पास थेरेपी पे आते हैं तो हम बताते हैं कि भाई ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और ना ही ये कोई जस्टिफिकेशन है कि मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं ये लोगों की वजह से हैं। मेरी प्रॉब्लम्स चाहे लोगों की वजह से बढ़ रही हों, लेकिन मेरा ज़हन है जो कि उनको बढ़ा रहा है। द वे यू थिंक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। द राइट। वे यू फील, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम कहते हैं हमारे बस में कुछ नहीं है, इसलिए कि लोग ऐसा या हालात ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम कहते हैं कि यू हैव ग्रिप ऑन योर सेल्फ। किस तरह? इस तरह से कि आपका जहन का सोचने का अंदाज खुद बना है, विद टाइम बना है, और आहिस्ता आहिस्ता बना है।
इसी तरह से जैसे कि वो बना है, हमें पता होता है, हम थेरेपी में बताते हैं कि कैसे उसको दोबारा बनाएं। द टाइम यू डिसाइड कि हाँ मुझे अब अपनी ज़िंदगी को बदलना है, उसी वक्त पर आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू शुरू हो जाती जाती है, इसलिए कि एग्जैक्टली। देखिए सबसे पहला काम अवेयरनेस होती है। मेरी प्रॉब्लम्स मैं उनको तब्दील करूं, अवेयरनेस होगी, गुड। सेकंड स्टेप ये आ जाता है कि अब मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मैं एड्रेस कैसे करूं। मैं अपने सोचों को, अपने ख़यालात को जब बदलूंगी तब ही मेरा सोचने का अंदाज बदलेगा। बदलेगा, अगर yes। मैं कहती हूँ, वो जो एक आम मिसाल आपने सबने सुनी होगी कि आधा गिलास गिलास पानी जो का है खाली वो भी है और खाली भरा है हुआ है। या भरा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से मैं कहती हूँ कि इस कमरे में लाइट ज़्यादा है या लाइट कम है। तो ये मेरा सोचने का और देखने का अंदाज़ है जो कि मुझे बताता है कि मैं कम कहूँ या ज़्यादा कहूँ। यस। तो इस चीज़ को हमने बदलना होता है और यही बात उन्होंने भी की कि ये ख़यालात बदलते हैं तो आपकी ज़िंदगी हालात बदलती है। बदलते हैं, खूबसूरत। अब ये जो ख़वातीन हैं इनमें ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मर्दों की निस्बत तो बहुत ज़्यादा है। और वो एक बात से बात ज़हन के अंदर ख़यालात बनते जाएंगे, पकते जाएंगे, बनते जाएंगे, और माइंड थक जाता है इतना सोच सोच के। आप क्या एक्सरसाइज हमसे शेयर करें जो ओवर थिंकर स्पेशली हैं वो इसको उसको कंट्रोल कर सकें, अपनी अपनी थॉट्स को जो कि ब्लैंक की तरह भागे जा रही हैं। हाउ टू स्टॉप दैट? देखिए, जब गाड़ी स्पीड पकड़े हुए होती है ना, तो उस वक्त पे प्रॉपर तरीके से ब्रेक लगाने की ज़रूरत होती है हाँ। ताकि आप उसे रोक सकें। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो अपनी डायरेक्शन को आपको पता चलता है कि डायरेक्शन सही है या गलत है, मुझे इधर ही जाना है या कहीं और जाना है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी थॉट्स जो हैं वो भी चले जा रही हैं। जब तक आप उनको रोकने की सलाहियत नहीं पैदा कर लेते, तब तक आप अपनी सोचों को किस डायरेक्शन में जाना है आप नहीं डिसाइड कर हाँ। सकते। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप सबसे पहले समझें कि मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेरी सोचों की वजह से बढ़ रही हैं और सोचें मुझे नेगेटिव साइड पर ले जा लेके रही जा हैं। रही है। ठीक है ना, मैं हर एक जो चीज़ है उसका नेगेटिव साइड पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो मुझे अब पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग कि मेरी सोच है क्या। अक्सर लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि जी मेरे अंदर इतना डर है, सपोज़ एंग्जाइटी के साथ आए हैं, इतना डर है कि कभी भी कुछ हो जाएगा कि आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो हम उस एक्सेसिव थिंकिंग को, उस ओवर थिंकिंग को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली ये बात कि मुझे अपने आप को ये रियलाइज़ कराना है कि आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट और प्रेजेंट में फ्यूचर कुछ नहीं है। प्रेजेंट में जो करूँगी वो फ्यूचर ज़रूर बनाएगा। तो प्रेजेंट में अगर मैं ये सोचती हूँ कि कल ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा एग्ज़ाम अच्छा ना हुआ तो क्या होगा, तो भाई उसके लिए सॉल्यूशन तो आज में है। तो रुकें, अपने आप को थोड़ा सा पॉज लें। समझें हाँ। और उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करें। और डायरेक्शन होती है सॉल्यूशन फोकस्ड। यानी कि अगर एग्ज़ाम की ही मिसाल ले लें, एग्ज़ाम है 1 हफ्ते के बाद, आज में मैं अगर एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ तो मेरा एग्ज़ाम बेहतर हो सकता है। तो रादर कि मैं उस पे सोचूं कि मेरा एग्ज़ाम ना हुआ अच्छा तो क्या होगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये सोचूं कि ओके आई हैव टू वर्क ऑन दिस चैप्टर और ये तो आपने चैप्टर बड़ी कंप्लीट हो। बहुत कॉमन और बड़ी आसान सी एग्जांपल दे दी। हम आपको मुश्किल एग्जांपल देते हैं। हाँ, कपल बताइए। काउंसलिंग में आप आती हैं और वाइफ जो है वो सारा दिन दिमाग में पता नहीं क्या क्या फिल्में चला के वो रोकती है नहीं और चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और बाद में जब शौहरे नामदार घर तशरीफ़ लाते हैं तो ख़वातीन जो है वो सारा कुछ जो सोचा होता है वो उन पे थोप देती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि सही। उन्हें ये अंडरस्टैंड हम पता है, ख़वातीन को पता है कि जो बाहर से आ रहा है उसको एक फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन वो ख़ुद उन्होंने अपने दिमाग में इतना जाल बिछाया होता है कि वो नहीं प्रोवाइड कर पाती, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। सो ख़वातीन कैसे अपने आप को रिलेशनशिप्स में एक उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने कुछ एक्सरसाइज हमसे शेयर करें? देखिए, सबसे पहला असूल जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है वो होता है कि रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट तस्वर करें। जब हम कहते हैं ना बस अब शादी हो गई, अब हस्बैंड ही सब कुछ है, और अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हस्बैंड तो फिर भी अपना काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, वहाँ पे कलीग से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। आप अपने आप को टोटली हस्बैंड, फैमिली और इनके ऊपर
कर देते डिपेंड हो, कर देते डिपेंड करते हो। ये हमारी तो सोसाइटी ने ऐसा बना दिया ना। हाँ, ये तो सोसाइटी, अब तुम्हारी शादी होगी बस खत्म, अब तुम हाँ, अपने माँ बाप के ये पास भी। माइंडसेट बना रहे होते हैं, हमारे बड़े हमारे माइंडसेट बना रहे होते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम बनाता है। देखो, अगर मेरा ज़हन ये है कि मेरा हस्बैंड ही सब कुछ है, तो हस्बैंड आएगा तो फिर मैंने सब कुछ उसी से कहना है। हाँ अगर मैं ये सोचती हूँ कि भई मेरी ज़िंदगी है और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी है हाँ और हमारी मुश्तरका ज़िंदगी है, तो मुश्तरका ज़िंदगी में जो है उसको तो हमने एक दूसरे से डिस्कस करना है, और जो मेरी ज़िंदगी है मैं उस पर फोकस करूं। एक खातून जो कि सारा दिन बैठकर अगर ये सोचती है उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, और हस्बैंड आएगा तो मैं उसे बताऊंगी, तो हस्बैंड ने उस वक्त पे कभी भी उन्हें पॉजिटिव नहीं रिस्पॉन्स देना, इसलिए कि वो खुद भी थका आ रहा है। हाँ और उस वक्त पे सपोज के वो खातून सारे दिन में अपने ऊपर फोकस कर रही थी, हाँ अपना ख्याल कर रही थी, अपने बच्चों का कर रही थी, अपना भी कर रही थी, अपने जहन में पॉजिटिव सोचें रख रही थी, अपनी कोई एक्टिविटीज़ कर रही थी, अगर जॉब नहीं करती तो कोई और हॉबीज़ कर फिजिकल रही थी। एक्टिविटी, कोई हॉबी, कोई बिल्कुल, पेंटिंग, कोई डस्टिंग, बिल्कुल। जो भी व्हाटएवर यू लाइक। हाँ जी, और उसके साथ उसका जहन ये था कि अब हस्बैंड आएगा तो अब हम मुश्तरका टाइम अच्छा गुजारेंगे, तो फिर वो कंप्लेंट्स नहीं करेगी। और कंप्लेंट्स मोस्टली तभी की जाती हैं जब हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और दूसरे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हस्बैंड आए और मुझे प्रोटेक्ट करे। ये जो कपल काउंसलिंग है इसमें अक्सर ये सोच होती है, लेकिन हस्बैंड की वो भी फैमिली होती है और ये भी फैमिली होती है, exactly. उसके लिए एक बहुत टफ सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मैं सजेस्ट करती हूँ ख़वातीन को मोस्टली, वो ये होता है कि आप अपनी रूटीन को स्केड्यूल करो, अपने आप को मसरूफ़ करो, और मुश्तरका जो ज़िंदगी है उसके लिए प्लान करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने आप से लगाओ। अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस लगाओगे तो बिल्कुल उसी तरह से कई हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ से ही एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि उसने ये भी किया हो, ये भी किया हो, आते हैं नहीं हुआ होता, कंप्लेंट्स शुरू कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, ये सिर्फ अपने आप से लगाने की ज़रूरत होती है कि मैंने जो चाहिए मुझे वो मैंने खुद अपने आप को प्रोवाइड करना है। ये भी तो एक कंप्लेंट होती है ना कि हस्बैंड सैर पर नहीं लेकर जाता, वो मुझे गिफ्ट्स नहीं लेकर देता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। भाई अगर आपका पेट भरा होगा तो कुछ खिलाए या ना खिलाए कोई, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने खुद अपने पेट को नहीं भरा, खुद अपने आप को अच्छी चीज़ें, अच्छा सोच नहीं दी, तो हस्बैंड आके कुछ भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनमें कि हम अगर फोकस करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हम पेट को भूख लगती है तो खाना खाते हैं, सोल के लिए, उसके फूड के लिए हम स्पिरिचुअल की तरफ जाते, हम माइंडफुलनेस की तरफ नहीं आते कि माइंड को भी तो फुल करना है, उसको भी तो डाइट चाहिए, उसके अंदर भी तो पॉजिटिव आनी चाहिए, स्टोइसिज्म या बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, हम उस तरफ नहीं आते। हालांकि हमारे माइंड को भी पूरी ट्रेनिंग की और पूरी फीडिंग की ज़रूरत है, जो कि हमारे मर्द हैं या ख़वातीन आई गेस कोई भी नहीं करता है। और पढ़ना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है ना हमने, शायद जिसने जो बुक्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं उसके बाद नहीं पढ़ी। तो माइंडफुलनेस कितनी इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और माइंडफुलनेस जो है ना, इसको कई लोग कहते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है, लेकिन असल में यही कंसेप्ट है जो कि हमारी थेरेपी को भी लेकर चलता है। बेसिकली माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि मैं आज में माइंडफुल हूँ, यानी आज में प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, उसमें बेहतरीन की कोशिश कर रही हूँ। वो जो आपने बात की ना घर की या बाग की, या इस बेसिकली हमने ये जहन में रखना है कि हमारा दिमाग जो है, हमारी सोचें, ये सारा कुछ जो है ये हमारा एक बाग है जिसके अंदर फूल, पौधे, घास, हर चीज़ मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कुछ वीड्स भी होंगे जो कि आपके जो गार्डन है उसकी खूबसूरती को ख़राब कर सकते हैं। तो हम जब गार्डन को चुन चुन के वीड्स निकालते हैं और उसको खूबसूरत बनाते हैं, तो हम अपने दिमाग की ट्रेनिंग क्यों ना करें कि भाई चुन चुन के वो थॉट्स, वो इमोशंस निकालें बाहर जो कि मेरे लिए यूज़लेस है। अगर मुझे होता है कि दूसरे ने मेरे लिए ये नहीं किया और इससे मुझे तकलीफ़ होती है, तो अपनी तकलीफ़ को समझते हुए कि भाई मुझे अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी, तो दूसरे ने किया या नहीं किया मैं अपने लिए कर लूँ। व्हाई नॉट? सेल्फ सफिशिएंट क्यों ना बने हम? तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होना शुरू हो जाती है। और माइंडफुलनेस में सिंपल
एक कंसेप्ट जो होता है वो यही होता है कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. माइंडफुल मीन्स पॉजिटिवली उसके बारे में सोचें, जिसमें ग्रेटिट्यूड भी आ जाता है, थैंकफुल तवक्कुल होना यही भी है आ ना, जाता पता है. नहीं हमारे दीन ने कब से हमें तवक्कुल का समझा दिया है. अब साइंस उसको कह रही है कि एक्सेप्टेबिलिटी लेकर आए, हाँ, पॉजिटिविटी लेकर आए, लेकिन हम अड़ जाते हैं वही नेगेटिविटी पे, नेगेटिव बातों पे, नेगेटिव लोगों में. पता नहीं क्यों हमें इतना मज़ा आता है. लेकिन मैम देखें, एक इंसान एक हेल्दी लाइफ के साथ है, एक बड़ी अच्छी लाइफ गुजार है, ऑल ऑफ द सडन वो डिप्रेशन में चला जाता है. समझ नहीं आती कि एनर्जी कम हो गई, हंसना खेलना कम हो गया, मेल मिलाव कम हो गया. ये स्प्लिट ऐसा क्यों आता है आपको एकदम से, अचानक क्यों ऐसा फील होने लग जाता है कि आप डिप्रेशन में हैं, हालांकि आप शायद 1 महीना 2 महीने पहले तक बिल्कुल नॉर्मल होती है. इसमें देखिए एक चीज़ होती है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में अगर आपके डिप्रेशन है, सपोज़ कि आपके वालदैन या फैमिली में डिप्रेशन प्रिवेल कर रहा है, तो फिर चांसेस होते हैं कि आप भी डिप्रेस हो सकते हैं. ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि यू आर वल्नरेबल, यानी आपके अंदर वो गुंजाइश है कि आप, यानी सपोज़ हम अपनी जो साइकोलॉजिकल है हमारे वर्ड्स, उसमें हम देखें तो हम कहते हैं सेरोटोनिन आपका लो होता है. सेरोटोनिन इज़ अ केमिकल. सेरोटोनिन लो होता है तो जैसे ही वो आप सिचुएशन हल्की फुल्की भी या सोचने का अंदाज़ हल्का फुल्का भी नेगेटिव हुआ, वो ज़्यादा लो होगा और डिप्रेशन हो जाएगा. जिनकी फैमिलीज़ में नहीं होता डिप्रेशन, उनकी फैमिलीज़ में सेरोटोनिन थोड़ा सा बेहतर लेवल पे पहले से ही होता है. तो कोई इश्यूज़ आएँ तो थोड़ा सा कम होगा, दैट विल बी मैनेजेबल. तो बेसिकली इस कंसेप्ट पे भी लोगों का इश्यूज़ जो है ना वो बढ़ते हैं कि फैमिली में था डिप्रेशन, तो ज़रा सी सोच बदली, ज़रा सा कोई इशू आया, कुछ भी हुआ, फिज़िकल एनर्जी लो हो गई, तो आपकी मेंटल एनर्जी तो खुद ब खुद लो होगी. बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. और माइंड नहीं तो आपको ड्राइव करना है हर चीज़ के लिए. बिल्कुल. तो उसके नतीजे में उनके अंदर एकदम से डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं. दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि कोई वाक़या, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वाक़या होता है लेकिन लोग उसको उस वक्त पे लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि नहीं इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसका ज़हन पर इम्पैक्ट आ गया होता है और विद टाइम कुछ ही अरसे बाद एकदम से उनका ज़हन कोलैप्स करता है, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता सेरोटोनिन लो हो रहा था और वो एक लेवल आया कि अब वो बिल्कुल डिसफंक्शनल कई दफ़ा हो जाते हैं. कई दफ़ा कई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उन्हें डिप्रेशन के साथ कुछ और इश्यूज़ भी होना शुरू हो जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन जो होती है ना, उसमें भी हमें लगता है कि एकदम से इसको हुआ है, लेकिन एकदम से नहीं होता, वो पहले से ही चल की रहे उसकी होते हैं. ज़हन की मेहनत होती है उस तरफ लाने मेहनत के होती लिए. है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, समटाइम ऐसा बिल्कुल. होता है कि आप ऑकवर्ड सिचुएशन या सैड सिचुएशन में भी, या कुछ आपके साथ हादसा भी हो गया, मुस्कुराना हंसना शुरू कर देते हैं. ये बड़ा एक वियर्ड सा एक होता है. इज़ इट लाइक डेथ पे भी ऐसा होता है कि आप मैंने देखा है, पीपल हैव सीन दे आर लाफिंग एंड फिर लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है, ये क्यों ऐसे हंस रहा है. इज़ इट नॉर्मल या ये भी कोई गलत बिहेवियर है साइकोलॉजिकल? देखिए, डेथ हो या कोई बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का ट्रॉमा ट्रॉमा हो, हो ना, तो उसमें ग्रीविंग में ये चीज़ आ जाती है. ग्रीविंग जब में आप, आती है. हाँ, इसलिए कि उस वक्त पे सबसे पहले तो आप डिनाइल में चले जाते हैं ना. यू आर कंफ्यूज्ड, यू कांट अंडरस्टैंड इट, यू कांट पिक इट कि क्या हो गया है. और ख़ास तौर पे बहुत लव्ड वन कोई हो तो उसके लिए तो फिर वो एक्सेप्टेंस देना मुश्किल हो जाता है. तो उस वक्त पे उनकी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती हैं. ओके. तो कभी वो बिल्कुल लो हो जाएंगे, कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि रोए नहीं, खामोश हो गए, बिल्कुल खामोश हो गए, तो कहते हैं रुलाओ, इसलिए कि उनकी इमोशन अंदर सप्रेस उन्होंने कर दिए, अंदर उन्होंने, वो कहते हैं ना, घुटन उनको होना शुरू हो जाएगी, जो कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती. तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम कहते हैं कि उनकी इमोशंस जो है ना, उनको यानी आउटवर्ड होना चाहिए, निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि उनके मसले जो हैं वो हल होंगे, हो रहे हैं, और ज़िंदगी जो है किसी भी बहुत ज़्यादा खौफनाक कोई इशू भी हो जाए तो उस पर ख़त्म नहीं हो जाती है, उस वक्त पे वो स्टक हो जाते हैं. तो इस वजह से ये इश्यूज़ आते हैं. लेकिन अदरवाइज़ अगर देखें तो इस वक्त पे सोसाइटी में डिप्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम है, अक्सर लोग फील भी करें. एक तो था ना कि हमने ज़रा लाइट मोड में कहा कि लोग इसको यानी टाइटल लगाने के लिए करते हैं, लेकिन इस वक्त पे यंग जनरेशन इसको फील भी कर रही है. और इसकी मेन वजह जो है वो स्ट्रेस है.
स्ट्रेस जितना बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ता चला जाता है। जितना वो बढ़ता जाएगा उतना हम स्ट्रेस के अंडर आएंगे, हमारे मसल स्टिफ होंगे, बीमारियां तब हाँ, होंगी, एज हम तब जल्दी करेंगे। अब तो आई गेस कॉर्टिसोल और ये बाकी जो सेरोटोनिन आप कह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पढ़ के ही आपको, मुझे खुद ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो वो उसमें आपको अब बहुत ज़्यादा आ गया। अगर कोई शख्स किसका पार्टनर डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, उसका रोल क्या होना चाहिए कि वो कैसे उसको सपोर्ट करे और उसकी बेहतरी के लिए वो ही और शी व्हाटएवर वो खुद क्या कर सकता है। कपल कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, या हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या बहन भाई, या माँ बाप, जो भी एक पार्टनर होगा आपका, तो वो क्या रोल होना चाहिए अगर कोई डिप्रेशन में है, द अदर वन? देखिए, सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है आपके गुड लिसनर होने का। जितने अच्छे तरीके से आप दूसरे को सुनते हो और जितना अच्छे तरीके से उसकी बात पर उसको समझाना नहीं शुरू करते, सिर्फ सुनते हो, वो चीज़ जो होती है वो दूसरे को फील कराती है कि मुझे सुना जा रहा है, मुझे मेरी बात को वैल्यू दी जा रही है। जब तक कि दूसरा सॉल्यूशन ना मांगे, आप सॉल्यूशन ना दो। आप जस्ट उसे सपोर्ट करो। अगर आप उसको फिज़िकली हग करके सपोर्ट करते हो वो कर सकते हो। अगर आप वर्बली, मैं सुन रही हूँ, हाँ मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, सिंपल ये वर्ड्स होते हैं जो कि हम नहीं दे रहे होते दूसरे को। हम क्या करते हैं, मोस्टली सिचुएशंस में ये होता है कि जैसे ही एक मोमेंट पे एक शख्स ने कुछ एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे ये मसला हो रहा है, तो दूसरे ने फ़ौरन कहा, ओह अच्छा, तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम ये नहीं ना करती, इस वजह से ये मसला हो रहा होगा। तो अगला शख्स जो पहले ही डिप्रेशन में है, पहले ही लो फील कर रहा है, हाँ, वो मज़ीद कंफ्यूज हो जाएगा और उसको लगेगा कि मेरी तो बात कोई भी नहीं सुन रहा। तो हम साइकोलॉजिस्ट जो है ना, हमारा भी पहला असूल होता है गुड लिसनर होने का। तो कपल में भी अगर दूसरा पार्टनर जो है वो ज़हनी तौर पे उस वक्त पे स्ट्रॉन्ग है दूसरे की निस्बत, तो वो अपने आप को ये बात क्लियर कर ले कि मुझे गुड लिसनर बनना है, मुझे उसके सोल्यूशन नहीं देना। उसने जब सोल्यूशन लेना होगा कि भाई मुझे ये मसला हो रहा है, मुझे इसका हल बताओ, तब आप हल बताएं, तब आप सॉल्यूशन दें। लेकिन जब वो सिर्फ रैंट करना चाह रहा है, सिर्फ बताना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है अपनी फीलिंग्स को, तो यू हैव टू बी देयर फॉर दैट पर्सन। आपको सिर्फ सुनना है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, आजकल अक्सर होता है आई वांट टू बी हर्ड। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे अभी तक, सोसाइटी में इतना नहीं दे रहे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि आपके ताल्लुक़ मजबूत हो। इसी से तो ताल्लुक़ मजबूत होता है कि जब दूसरे को आप सुन रहे हो, और फिर एक और पॉइंट होता है कपल में कि आप जब दूसरे को सुन रहे हो तो फिर दूसरे को ये ज़रूरी हो जाता है कि वो भी आपको सुने जब आपका मसला हो। कई दफ़ा होता है कि एक शख्स सुनने वाला बन जाता है और दूसरा शख्स सुनाने वाला बन जाता है, तो वो भी फिर बैलेंस नहीं रहता, वो भी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये चीज़ दोनों को अंडरस्टैंड करनी होती है कि हमें जब दूसरा शख्स प्रॉब्लम में है तो वी हैव टू बी देयर फॉर दैट पर्सन। दोनों में से कोई ऐसा हो। अच्छा, कोई माइंड के लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि एज ए जैसे मैं लाइंस वेन का पढ़ रही थी कि दैट इज़ गुड, रियली गुड। सेरोटोनिन का आपने बोला कि वो भी ले लेना चाहिए है, ये भी इट वर्क्स मैजिकल अगर आप ले तो प्रॉपर। जैसे हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, क्या माइंड के लिए भी कोई ऐसे मल्टीविटामिन्स आप सजेस्ट करते हैं जो कि लेने चाहिए? देखिए, हमारे फिज़िकल बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना वो मेंटल इश्यूज़ की तरफ लेकर जाते हैं। तो उसमें आपको अपने ब्लड टेस्ट वगैरह प्रॉपर कराने चाहिए रेगुलर, ताकि आपके विटामिन्स वगैरह हर चीज़ के बारे में पता हो। जैसे विटामिन B12 जो है, विटामिन D है, ये जब इनकी कमी होती है तो इसके साथ जहाँ फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं वहाँ मेंटल इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी स्लीप, हम डिप्राइव्ड हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं सही तरह, तो उससे भी फिज़िकल इश्यूज़ भी होते हैं, मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं। तो बेसिकली सप्लीमेंट्स तो जो आप फिज़िकल हेल्थ के लिए लेते हैं वही आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, यानी हम लोग कहते हैं कि हमारी थेरेपी ऐसी होती है कि जिसमें हम टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमारे सेरोटोनिन, हमारे डोपामीन, हमारे कॉर्टिसोल हर एक को मैनेज कर रही होती हैं। और वो टेक्निक्स जो होती हैं ना, वो उनके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं,
वो आपकी अपनी ट्रेनिंग होती है। हम्म, यानी कि सिंपल अगर आप अपने आप को सारे दिन में पॉजिटिव्स देना शुरू हो जाओ, मैंने अपने आप को सब अच्छा देना है, पॉजिटिव देना देना है, है, तो उससे आपका सेरोटोनिन, आपका डोपामिन दोनों खुद ब बेहतर खुद होंगे। बेहतर हो जाएगा। आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, आप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करो। हम्म, इवन आप देखो कि मैं अपने क्लाइंट्स को जब फर्स्ट सेशन में बताती हूँ कि रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं कहती हूँ जस्ट ट्राई इट। हम आपको बताते हैं डीप ब्रीदिंग करो, डीप बॉडी ब्रीदिंग लो, यस रिलैक्सेशन करो, यस, इसको प्रैक्टिस करो। हाँ, और जब वो सिर्फ इसको भी अगर प्रैक्टिस करके अगली दफ़ा आते हैं ना, इसलिए कि ज़रूरी नहीं होता कि वो हर टेक्निक को स्टार्ट कर दें, तो उससे भी उनके कोई 10-15%, 20% इम्प्रूवमेंट ये वो फील इतना कर रहे होते हैं। इम्पोर्टेंट है कि अब देखें, हम हमारे ऑर्गन्स जो है, किडनी एकदम से फेल नहीं होती, हार्ट एकदम से फेल नहीं होता, आईज सब वक्त के साथ साथ आउट ऑफ फंक्शनल होते हैं। फिर उसके बाद बट द ब्रीदिंग इज द ओनली थिंग कि आप 1 मिनट के बाद यू आर डेड। और कोई ऑर्गन में ऐसा नहीं होता, सर्वाइवल चांसेस होते हैं। तो ब्रीदिंग इतनी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ द मोस्ट निगलेक्टिंग पार्ट कि हम इसको बिल्कुल आ ही तो रहा है, ऑटो पे लगा हुआ है सिस्टम, तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हाँ, तरफ आपने बिल्कुल। और इशारा इसमें किया। देखो एक चीज़ जो है ना, जो कि हम कहते हैं कि जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, पानी और हवा के ज़रिए हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब हम एंग्शियस होते हैं, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते, हमारी ब्रीदिंग स्मूथ नहीं होती, हम उस वक्त पे शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ओह। मोस्टली, हमें अंदाज़ा ना भी हो नहीं हो। तो ऐसा ही होता है, इसलिए कि हमारे मसल स्टिफ होते हैं, हम एंग्शियस होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं। डिप्रेशन में भी हम बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते। जब आप ऑक्सीजन कम इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन इज़ अ रिलैक्सेंट, यस, और ये आपके इनडायरेक्टली हर एक केमिकल को और आपकी चाहिए। फुल बॉडी को अफेक्ट करती है। तो ऑक्सीजन जब आपकी बेहतर हो जाए तो उसके साथ आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत इजीली आपकी ग्रिप में भी आना शुरू हो जाते हैं और हल भी होना शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं। अच्छा, कपल्स का आप स्पेशली बता रही थी कि ये कपल्स काउंसलिंग के लिए भी अब बहुत से लोग आपके पास आते हैं। जो व्यूवर्स, जो कपल्स हमें देख रहे हैं, मोस्ट कॉमन अभी तक आपने 25 ईयर्स का माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है और आप उसकी काउंसलिंग कैसे करती हैं? अगर हमारे व्यूवर्स से शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। मोस्टली जब कपल आता है और उनकी डिटेल्स हम लेते हैं तो पता चलता है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है। छोटी छोटी बातें फील करते 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 वो बड़ी हो वक्त आ जाती है। गया कि अब वो सारी बातें जो हैं वो जहनी तौर पे उनको फासले पर कर दिया उन्होंने। ओह। यानी अब जहनी तौर पे वो एक दूसरे के दुश्मन वाला कंसेप्ट आ गया है। अब दूसरे के अंदर नकायस ढूंढे जा रहे हैं, अब प्रॉब्लम्स पता चल रही हैं। यानी कि आप पॉजिटिव साइड पर फोकस नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि इतने सालों में आपने हर चीज़ में से दूसरे के अंदर नक्स निकाले, दूसरे की नेगेटिव्स के ऊपर फोकस किया। छोटी छोटी बातें थी, आज बड़ी हो गई हैं। हाँ। लेकिन उनका हल आज भी है, अगर आप एक दूसरे को एक ही साइड पर तसव्वुर करो। मैं ये कहती हूँ कि आप कोर्ट, एक होती है ना बैडमिंटन कोर्ट है, उसके 2 अलग अलग जगहों पे आप नहीं खड़े हुए हो, 2 कोर्ट्स में नहीं खड़े हुए हो, यू आर एट अ सेम Same court. कोर्ट। तो उसमें आपने मिलकर चलना है। अगर आप मिलकर चलने का तसव्वुर जहन में रखो एज अ टीम। हाँ बिल्कुल, तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आप एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए, ये तो ऐसा करती है, ये तो वैसा करती है, ये तो आता नहीं है, ये तो बात नहीं करता, ये रात को दोस्तों के साथ बैठा रहता है, यानी इस तरह के मसाइल। अब इन मसाइल में से हम दूसरे का तो एहसास ही नहीं कर रहे, इसलिए कि हम दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम है, वो मुझे मसाइल दे रहा है, उसका हल होना चाहिए ताकि मैं ज़िंदगी अच्छी गुजारूँ। भाई हम दोनों एक ही हैं, एक ही साइड पर खड़े हैं, एक साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक दूसरे को हल नहीं करना। तो प्रॉब्लम को समझते हुए, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के साथ जब वो हल करते हैं ना उसे, तब फिर सोल्यूशन आता है। क्या बच्चों की भी काउंसलिंग, मतलब जैसे बड़े हो गए उनकी तो कपल्स हो गई है, वैसे एडल्ट लाइफ की हमने बात कर ली, लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमास की जैसे आप बात कर रहे थे, हम बच्चों की काउंसलिंग शायद जो कुछ हो जाता है बचपन में नहीं करते, और बड़े होकर जब वो मज़ीद ट्रिगर होता है फिर जाके काउंसलिंग सेशंस की तरफ आते हैं। तो क्या बच्चों की काउंसलिंग छोटी एज से, जैसे उनका एक फैमिली फिजिशियन होता है जो भी, क्या एक साइकोलॉजिस्ट के साथ भी अटैच होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो शुरू से ही उसके अंदर इम्बैलेंस ना आए, इमोशनल इम्बैलेंस ना आए? बिल्कुल। और इसमें जो एक और स्टेप हम फॉरवर्ड होंगे ना, वो ये कि प्री मैरिटल काउंसलिंग
पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग वेरी नाइस। और पेरेंटिंग। पेरेंटिंग कैसे करनी है, हम हर चीज, किसी प्रोफेशन में जाना है आप ट्रेनिंग लेकर जाते हो, पेरेंट्स तो बन गए। पेरेंटिंग को प्रोफेशन ही नहीं समझते, नो, वो बन कहते हैं गए। बस पेरेंट बन गए हो। हाँ। अब जैसे वैसे बच्चा पालना है पालो, मार के पालो या प्यार से पालो, जैसे भी पालो, पेरेंटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, Very जिसकी important. वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और बच्चों को, जहाँ तक कि आपने कहा कि उनको थेरेपी की ज़रूरत होती है या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ज़रूरत होती है। उनसे ज़्यादा उनके वालिदैन को भी होती है। हम exactly. कहते हैं जब टीन एज तक का बच्चा हमारे पास आता है ना, तो हम फिर फैमिली थेरेपी करते हैं। हम कहते हैं कि टीन एज तक का बच्चा जो है वो वालिदैन की वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है या फैमिली की वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है, तो उसको हमने हल देना है, तो पूरी फैमिली ठीक होगी। ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है पेरेंटिंग पे। कोई भी आपको, कोई फैमिली में बड़ा नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता, कोई अवेयरनेस नहीं है, बस बच्चा पैदा हुआ और आप पेरेंट्स बन गए, दैट्स इट। उसके बाद आप हिट एंड ट्रायल से, या एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल यही है। तो पेरेंटिंग के लिए क्या, जो प्री मैरिटल या एक्सेप्टेबिलिटी, भाई आपकी लाइफ में एक लड़की या एक लड़का आने जा रहा है, उसके बाद आपकी लाइफ में और बेबीज यू गोना पुट ऐड ऑन ना, इस तरह है। तो इसका जो एक प्रोसेस होता है उसको आप कैसे लेकर चलती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग आ जाती है, यानी कि शादी से पहले आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट विल बी योर ड्यूटीज़, और दूसरे की क्या होंगी, फैमिली के साथ रहना है, अलग रहना है, फाइनेंसेस कैसे हैंडल होंगे, कैसे आप ज़िंदगी गुजारोगे, हर चीज़ के ऊपर पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले से क्या होता है कि जी जेवर, कपड़े और इन चीज़ों की क्लैरिटी हो रही होती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब पहले इनकी क्लैरिटी हो गई, फिर उसके बाद पोस्ट मैरिटल के लिए भी हम प्री मैरिटल में बहुत कुछ सिखाते हैं, गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से आगे लेकर चलना है। मोस्टली ख़वातीन सफ़र तब करती हैं जब उनको वालिदैन भी यही कहकर भेजते हैं कि भाई अब तुमने ससुराल वालों को खुश करना है, हाँ। और उधर ही ज़िंदगी गुजारनी है, वो अब खुश होने चाहिए, तो वो अपने आप को छोड़ के ससुराल वालों को खुश करना शुरू हो जाती है। अब उसी में जब वो अपने आप को नेग्लेक्ट करती है, तो उसके अंदर फिर टेम्परामेंट उसका ख़राब होने लगता है। इसी वजह से 3-4 साल गुजरते हैं, और 3-4 साल में बच्चे भी हो गए, जिम्मेदारियां और बढ़ गई, और टेम्परामेंट इतना ख़राब हुआ कि अब अग्रेसिव हो रही हैं, अब गुस्सा कर रही हैं, बच्चों को मार रही हैं, हस्बैंड के साथ मिसबिहेव कर रही हैं, और नतीजा फिर ये निकलता है कि वो कहते हैं कि देखो ये तो इतनी मिसबिहेव करती है। हाँ, तो उसमें फिर ख़वातीन ही सफ़र करती हैं थ्रू आउट। आप देखो तो ख़वातीन, इसलिए कि हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, इसमें ख़वातीन उन हस्बैंड के अंडर ही ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, तो वो जब सफ़र करती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो बच्चे के ऊपर जब आती है, तो फिर उनकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और पेरेंटिंग जो है उसमें जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि ऑटिज़म बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। अब ऑटिज़म जो है इसकी भी कई वजूहात होती हैं, उनमें से एक वजह ये भी होती है जब हम बच्चे को प्रॉपर अपनी तवज्जो नहीं दे रहे होते। आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल्स के आगे बच्चे को बिठा दिया जाता है, खाना भी उसी के साथ, खेलना भी उसी के साथ, ADHD के सिम्टम्स, ऑटिज़म के सिम्टम्स और दूसरे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों को हो रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है मोबाइल। और हम ये कहते हैं कि बस ज़हनी सुकून हो जाए, माएँ कहती हैं ठीक है बच्चा खाना नहीं खा रहा तो इसे ये लगा दो, वो मोबाइल पे देख रहा है तो वो खाना खा उसके लेगा, मुंह में डाल ले। यस, एग्जैक्टली। और खाने को हम माइंडफुली नहीं खिला रहे, वो यानी फिर बच्चे को खाने का टेस्ट ही नहीं पता होता, उसको समझ ही नहीं होती कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा, बस वो खाए जा रहा है और देखे जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम फोकस करें तो हम अपनी ज़िंदगी को ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि हम जिस लेवल पे भी हों, चाहे हम प्री वाले लेवल पे हैं, चाहे हम पोस्ट पे हैं, चाहे हम पेरेंटिंग वाले लेवल पे हैं, कपल काउंसलिंग के लेवल पे हैं, जब भी आपको पता चला देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू हैव टू गेट हेल्प लेना बहुत ज़रूरी। सो ब्यूटीफुल मैम। को वैसे तो मैसेज आपने दे दिया, बट स्टिल हमारे व्यूवर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं, एनी मैसेज जो कि डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या कपल्स के कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ भी फॉर होलसम उनके लिए? देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सेल्फ कंपैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि आप अपने आप को केयर दें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को ये बताएं कि मैं
तुम्हारे साथ हूँ, मैं Worth तुम्हारी it. केयर कर रही हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ताकि आप ग्रो करें। जिसको आप केयर करते हो वही ग्रो करता है ना। तो जब Absolutely. आप अपने सेल्फ को ही केयर नहीं दे रहे तो आपका सेल्फ ग्रो नहीं करता। सेल्फ ग्रो नहीं करेगा तो फिर आप किसी के साथ भी कुछ भी करना चाहो, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहो, यू कांट। सो सेल्फ कंपैशन, Right. अपने आप पे रहम करें, अपने आप से प्यार करें और अपने आप को रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को भी आपकी सारी बातें और बहुत सी ऐसे इश्यूज़ को हमने समहाउ टच करने की कोशिश की जिनको हम निगलेक्ट करते हैं। सो इनके लिए आस्क फॉर हेल्प। मैं भी यही कहूँगी कि जब आप हेल्प के लिए बोलेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।